गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बिहार स्टेट का ज्योग्राफी टेस्ट नंबर 14। टेस्ट नंबर 13 हो चुका है कल, और टेस्ट नंबर 12 1 से लेकर 13 तक हो गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और भूगोल के अलावे आपको कराया जा रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। अगर जिनका जिनका जो भी सब्जेक्ट है आप उसको देखिए, अपना तैयारी कीजिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं दोस्तों टेस्ट नंबर 14 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लेह जो लद्दाख की राजधानी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेह जो लद्दाख की राजधानी है, यहाँ सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा दिन में कितने समय का अंतर होता है। तो देखिए लेह जो है यानी जो लद्दाख है, ये आपका भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर है। यानी कितना डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, यानी उत्तरी अक्षांश में है ना। तो ये काफ़ी दूर होने की वजह से यहाँ समय में अंतर ज़्यादा पड़ जाता है। यानी सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिन में ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो कितना अंतर हो जाता है, 5 घंटे का अंतर हो जाता है। कल हम लोग देखे थे कि केरल जो राज्य है वो भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक है। वहाँ मात्र केरल के पास जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री के आसपास है, यानी 8 डिग्री 9 डिग्री के आसपास है। तो वो काफ़ी भूमध्य रेखा से नज़दीक है, इसीलिए वहाँ समय में अंतर सिर्फ 45 मिनट का होता है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर यानी जो लेह लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर था, अब ये अलग हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये काफ़ी दूर होने की वजह से समय में ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बुक में आपको दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 घंटे का अंतर होता है सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिनों में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बोध गया किस राज्य में स्थित है। तो सबको पता होगा कि बोध गया हमारा बिहार में है। और देखिए बोध गया से आया, तो बोध गया से ये प्रश्न बनता है कि बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है। तो बोध गया जो है ये बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हुई थी, है ना। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। और वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था, है ना, निरंजना नदी। वर्तमान में इसी नदी को कहा जाता है फल्गु नदी। अब देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी जो मृत्यु हुआ था तो इनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, जहाँ इनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रश्न से इतना आपको बताया गया, आप इसको याद रखें, नोट कर ले अगर नहीं आता है तो। अगला प्रश्न देखते हैं थर्ड नंबर कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो सार्क का देखिए फुल फॉर्म जो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सार्क से संबंधित। तब देखिए सार्क के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सार्क से संबंधित आवे उसको आपको बना देना है। देखिए सार्क की स्थापना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना हुई थी दोस्तों 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको पता है तो ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो इसको आप नोट कर ले, है ना। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में हुआ था इसकी स्थापना। और ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, तो इसमें सदस्य देश कितने थे, 7 सदस्य देश थे इसमें, है ना। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में आपका 8 सदस्य देश है। लेकिन जब स्थापना हुआ था तो 7 था। 7 देश कौन कौन है तो आपको पता होना चाहिए, आप नोट कर ले। मैं बता रहा हूँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। एक बार मैं और बोल रहा हूँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, इसके 7 जो हैं ये स्थापना के समय देश इसमें शामिल था। लेकिन वर्तमान समय में यानी अप्रैल 2007 में, है ना, अप्रैल 2007 में यानी 14वां सम्मेलन हुआ था अप्रैल 2007 में। और इसमें जोड़ दिया गया 8वां जो देश है वो है अफ़गानिस्तान, है ना। 8वां देश अफ़गानिस्तान को जोड़ा गया। तो वर्तमान में सार्क देशों की संख्या हो गया 8। तो ये इतनी बातें आपको पता होना चाहिए सार्क से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों
8 नंबर प्रश्न है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कितना है, 8 है। मैंने आपको अभी बता दिया। 8 देशों का नाम आपको याद होना चाहिए, बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की स्थल सीमा से कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। अब देखिए भारत के स्थल सीमा से कितने देश सीमा बनाती है, तो स्थल सीमा से 7 देश सीमा बनाती है, स्थल से, है ना। एक आपको पूछेगा जल से, तो स्थल और जल दोनों आपको याद होना चाहिए। तो स्थल से हो गया आपका 7 देश, और ये 7 देश का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये 7 देश कौन कौन है आपको मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। ये 7 देश आप याद रखिएगा, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो ये 7 जो देश है आपके स्थलीय पड़ोसी देश हैं जो सीमा बनाती है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबा स्थलीय सीमा रेखा किसके साथ बनाता है भारत, तो वो है आपका बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है, और ये सीमा रेखा आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कितना है दोस्तों, तो 4096 किलोमीटर इस सीमा रेखा की लंबाई है ना। और सबसे कम जो सीमा रेखा की लंबाई है, सबसे कम किसके साथ हम बनाते हैं, तो वो है आपका अफ़गानिस्तान, है ना। कौन सा देश है, अफ़गानिस्तान। और इसके साथ जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, तो मात्र 106 किलोमीटर इसके साथ सीमा रेखा की लंबाई है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, सबसे कम और सबसे अधिक वाला, और कितने देश के साथ सीमा बनाते हैं, तो 7 देश। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के कौन से 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है। तो देखिए द्वीपीय पड़ोसी देश यानी जो जलीय पड़ोसी देश है, द्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर जल ही जल हो, उसे क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। तो द्वीपीय 2 पड़ोसी देश है वो हमारा श्रीलंका है और दूसरा है आपका मालदीव। और ये दोनों कहाँ पड़ता है, तो हिंद महासागर में दोनों पड़ता है ना। अब देखिए मालदीव के बारे में पूछा जाता है कि मालदीव कहाँ है, तो हिंद महासागर में है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो मालदीव की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि राजधानी है यहाँ का माले। मुद्रा यहाँ कौन सा चलता है, तो मालदीव रुपया, है ना। मालदीव मैं लिख देता हूँ, मालदीव रुपया, रुपया नहीं रूफिया, है ना। तो मालदीव रुपया यहाँ का मुद्रा है। तो ये मालदीव की बात हो गई। अब देखिए श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा जान लें। श्रीलंका कहाँ है, तो ये भी आपको हिंद महासागर में एक द्वीपीय पड़ोसी देश है, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो कोलंबो। देखिए श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, है ना। एक है कोलंबो और दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। तो ये नाम यहाँ पर याद रखें, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, ये आपको श्रीलंका की 2 राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंद्रा राजपक्ष। यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, तो श्रीलंकाई रुपया। तो इतनी बातें आपको याद रखना है श्रीलंका से कम, और भी इसके बाद आएगा तो आपको और भी बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर है कि श्रीलंका भारत से किस खाड़ी एवं जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीलंका जो है भारत से कौन से खाड़ी एवं जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो वो है आपका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, है ना। आप देखो खाड़ी आपको बारे में आपको बताए थे कि खाड़ी किसे कहा जाता है, तो खाड़ी किसे कहेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैप के द्वारा समझिए। ये है देखिए जैसे भारत का मानचित्र, दक्षिणी भारत है, ये पूर्व में कौन सा खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी, है ना। ये बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में आपका अरब सागर है। अब देखिए ये आया खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा मैप में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी और यहीं पे आपको मिलेगा पाक जल संधि, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जगह है और दोनों किसको अलग करता है, तो भारत श्रीलंका को दोनों अलग करता है, ठीक है। तो ये देखिए खाड़ी की बात कर रहे थे, खाड़ी किसे कहा जाता है, तो खाड़ी का मतलब होता है एक ओर से जल हो, ठीक है। नीचे से देखिए इसका जल है और इधर स्थल है, ऊपर स्थल है और ये साइड भी आपका स्थल है। 3 ओर से स्थल हो और एक साइड से जल हो, उस क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। और जल संधि किसे कहते हैं, ये भी आपको बताए थे एक बार कि जल संधि जो होता है यानी 2 बड़े जलीय क्षेत्र, है ना। 2 बड़े जलीय क्षेत्र, मान लिया ये कोई जलीय क्षेत्र है और ये कोई बहुत बड़े जलीय क्षेत्र है, ठीक है। ये बड़ी जलीय क्षेत्र है और एक संकरे भाग से 2 स्थलीय क्षेत्र क्या हो, अलग, सॉरी, ये 2 जलीय बड़े क्षेत्र एक संकरे क्षेत्र से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, जल संधि कहते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा जल संधि जल है और ये एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र है, ये एक छोटा सा माध्यम के द्वारा दोनों जुड़ा हुआ हो, इसी को कहेंगे जल संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो गया, मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि श्रीलंका भारत से कि ये दोनों के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोटी से श्रीलंका का तट कितना दूर है। तो मात्र 24 किलोमीटर दूर है। धनुष कोटी आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। तो ये भी आप याद रखें, है ना। तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये आता है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में है। और श्रीलंका के बीच जो दूरी है मात्र 24 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है। अब देखिए जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में जो पठार है वो है तिब्बत का पठार। अब किसके अंतर्गत आता है, तो ये चीन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर की कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो देखिए कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील ये दोनों आपका तिब्बत के पठार में स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है, तिब्बत के पठार में। अब देखिए मानसरोवर झील की बात आई, तो मानसरोवर झील देखिए इसको थोड़ा सा आप समझें, ये है आपका, ये मान लिया जाए नॉर्थ ऊपर हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। तो आपका देखिए मानसरोवर झील है, देखिए ये इसको आप मान ले ईस्ट में मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर। और इसके वेस्ट में जो है यानी इसके जो दाहिनी बायां साइड जो है यानी पश्चिम में कौन सा है, तो यहाँ है राकस ताल झील, राकस ताल। और इसके उत्तर में है दोस्तों कैलाश पर्वत। तो ये मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपका तिब्बत का अगर पठार है ना, तो इसके पूर्व में पड़ेगा मानसरोवर झील, इसके पश्चिम में है राकस ताल झील और उत्तर में है आपका कैलाश पर्वत। और यहीं आसपास से निकलती है कौन सी नदी, तो सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियाँ यहीं मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। तो ये भी बातें आप याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, या बिहार का अभिशाप भी इसे कहा जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखें, बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। बाढ़ आने की वजह से उत्तरी बिहार में काफ़ी क्षति पहुंचता है, इस वजह से इसको कहा जाता है बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप। अब देखिए कोसी नदी निकलती कहाँ से है, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से ये निकलती है कोसी नदी। और बिहार में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिहार में भीमनगर के रास्ते ये प्रवेश करती है। कौन सी नगर, भीमनगर। तो ये बातें आप नोट कर ले, याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कोसी नदी के द्वारा भयंकर बाढ़ कब आया था, है ना। तो बिहार में जो भयंकर बाढ़ आया था कोसी नदी के द्वारा वो आया था 18 अगस्त 2008 को। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, है ना। और उत्तरी बिहार में कोसी नदी है तो उत्तरी बिहार में ही आएगा ना, तो उत्तरी बिहार में आया था, ठीक है। भयंकर बाढ़, अब इससे बहुत ही काफ़ी जानमाल की क्षति हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कितना सही किए। देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद आपको आंसर पे ध्यान जाना चाहिए, तो इसीलिए पहले क्वेश्चन देखें, और अगर आपको आता है तो आप नीचे बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए, है ना। तो ये अच्छा लगता है, और कोई अगर बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर कि भूटान भारत के किधर स्थित है। तो भूटान जो है दोस्तों ये भारत के नॉर्थ में स्थित है, यानी हिमालय पर बसा एक छोटा सा देश है ना। एशिया का एक छोटा सा देश है जो कहाँ बसा हुआ है, तो हिमालय पर्वत पे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखें। और देखिए भूटान के बारे में हम लोग आगे भी 10th क्लास में पढ़ना है, तो उसमें हम लोग 9th या 10th में पढ़ना है, तो उसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखिए भूटान की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो भूटान की राजधानी है आपका थिम्फू। कहाँ है, थिम्फू, ठीक है। और भूटान की मुद्रा क्या चलती है, तो डुलत्रुम। क्या चलती है, डुलत्रुम, जो भारतीय रुपया भी इसको कहा जाता है। तो वहाँ भारतीय रुपया का ही प्रचलन है। चलिए तो ये हो गया हमारा भूटान के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, भूटान की सुरक्षा एवं विकास का जिम्मेदारी किसे है। तो भारत के पास ही भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी है, तो इसका आंसर हो गया भारत। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर
कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा, है ना। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? तो 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत इसका निर्धारण किया गया था। और देखिए मैकमोहन जो रेखा है ये आपका भारत में किस किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये देखिए भारत से और चाइना से तो बहुत सारे राज्य सटे हुए हैं, लेकिन ये जो मैकमोहन रेखा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सटा हुआ है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है इसी को कहा जाता है मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो ये बातें आप जरूर याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो पूर्वांचल की देखिए पहाड़ियाँ, ये देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के अंतर्गत बहुत सारी पहाड़ियाँ आती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और सब राज्यों में वहाँ फैली हुई है। जो 7 सिस्टर है ना पूर्वांचल में, है ना, उत्तर पूर्व में कौन सा 7 सिस्टर है? तो वो 7 सिस्टर के बारे में आपको हम बताए थे। और ये 7 सिस्टर में जो जो पहाड़ियाँ स्थित है इसी को कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? तो इसमें आता है डफला, आप लोग नाम या नोट कर ले, डफला। डफला जो पहाड़ी है ये आपको अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है। अबोर, अबोर जो पहाड़ियाँ हैं ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। मिसमी, ये भी पहाड़ियाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में हैं। पटकाई बूम, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा की पहाड़ियाँ, ठीक है, नागा की पहाड़ियाँ के बारे में बार बार आपको पूछा जाता है, तो नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड में है। मणिपुर की पहाड़ियाँ तो मणिपुर में है ना, मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर में है। गारो खासी जयंतिया, ये 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी है नॉर्थ उत्तर पूर्वी राज्य का, है ना। तो गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में फैला हुआ है। और एक पहाड़ी है मिजो पहाड़ियाँ, तो मिजो पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? तो मिजोरम में है मिजो पहाड़ियाँ, है ना। तो इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, इसी सब पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये कहाँ हैं? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में ये फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर की अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो अराकान योमा पर्वत जो है ये आपका म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। देखिए म्यांमार में इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अराकान योमा पर्वत को उसे कहा जाता है दोस्तों रखाइन। क्या कहते हैं? रखाइन, रखाइन पर्वतमाला, इसे क्या कहते हैं म्यांमार में? रखाइन पर्वतमाला भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न है कि सिपकीला दर्रा कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सिपकीला दर्रा कहाँ है? तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है? देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बांग्लादेश के साथ कितनी राज्यों की सीमाएं है ना, कितनी राज्यों की सीमाएं मतलब उसे सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ? तो वो है आपके 5 राज्य। और ये 5 राज्य कौन कौन है आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए 5 राज्य कौन कौन है, तो मैं लिख देता हूँ। वेस्ट बंगाल, सबसे पहले वेस्ट बंगाल हो गया, फिर आपका असम हो गया। देखिए असम जो है बांग्लादेश के साथ 2 जगह सीमा बनाती है, थोड़ा सा ऊपर फिर थोड़ा सा नीचे, और बीच में आता है आपका मेघालय, है ना। असम हो गया और मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और है आपका त्रिपुरा और लास्ट में है आपका मिजोरम। तो ये 5 जो राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। तो ये 5 राज्य आप याद रखें। देखिए बांग्लादेश जो सीमा बनाती है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। कितना जो रेखा इसकी लंबाई है तो 4096 किलोमीटर। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको आपको याद कर ले इसको, ठीक है। तो ये है 5 राज्य, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है? अब देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा कितने राज्य बनाती है? तो 3 राज्य बनाती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर था तो पहले जो था ये 4 राज्य सीमा बनाती थी, लेकिन वर्तमान समय में 3 राज्य हो गया। ये 3 राज्य कौन कौन है दोस्तों? तो आपका गुजरात हो गया, है ना, गुजरात हो गया और राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और लास्ट में है आपका पंजाब। और इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये बातें आप नोट कर लें, आप याद कर लें। देखिए पाकिस्तान के साथ एक सीमा रेखा जो भारत का है उस सीमा रेखा का नाम क्या है? बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड
क्लिफ लाइन। और इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1947 में इसका निर्धारण हुआ था, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। और इसका निर्धारण कौन किए थे? तो सर रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो इतनी बातें आप इस प्रश्न से संबंधित याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपको हेल्पफुल लगता हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग और क्या इसमें बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21 प्रश्न है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तभी आपको बताया रेडक्लिफ लाइन, इसका निर्धारण हुआ था 1947 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? तो सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 22 प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था और आज फिर से आया है, तो इसको फिर से जान ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है 7वां नंबर पे। और 7वां नंबर पे है, तो इससे बड़ा 6 जो देश है वो 6 देश का नाम आपको याद होना चाहिए, क्रम से याद होना चाहिए। मैंने कल क्रम से आपको बताया था। अगर आपको याद है तो आप लोग जरूर बताइएगा और नीचे कॉमेंट करके आप लिखिएगा कि ये 7 देश कौन कौन है क्रम से। मैंने आपको 10 तक बताया था, 10 देश बताया था क्रम से, यानी बड़ा से लेके छोटा था। अगर आपको याद है, अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा वो 10 देश कौन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर, भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा, है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में, ठीक है। क्योंकि 9 तो था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पहले, जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस समय 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन वर्तमान समय में 28 राज्य हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना गया। और एक जो था हमारा दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव को एक कर दिया गया, है ना। इस वजह से अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गया 8। किसको किसको एक किया गया दोस्तों? दादरा नगर हवेली और दमन दीव को, ये दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसीलिए अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई 8 और राज्य कितने हैं? तो 28। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा वाला राज्य है वो है आपका गुजरात है। और गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1214.7 किलोमीटर इस तटरेखा की लंबाई है। तो ये लंबाई आप नोट कर ले। और देखिए तटरेखा की बात आई तो तटरेखा से संबंधित और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है। अगर कुल आपको लगा दिया जाए तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो ये हो गया भारत की कुल, है ना, कुल तटीय रेखा की लंबाई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी होगी तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर, है ना। मुख्य भूमि का कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर, लेकिन कुल हो जाएगा आपका 7516.6। ये मैंने कल भी बताया था आपको और कल भी समझाया था कि ये कैसे बढ़ जाता है और कैसे घट जाता है ना। क्योंकि इसमें जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जुड़ जाता है और एक लक्षद्वीप का जोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये बढ़ जाता है 7516.6। लेकिन जो हमारा मुख्य भूमि है इसकी तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात, और गुजरात की तटरेखा लंबाई है 1214.7। तो ये बातें आप याद रखें। इससे देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तट से कितने राज्य सटे हुए हैं, है ना। तटीय राज्य कितने हैं? तो तट से सटे हुए राज्य है दोस्तों कौन कौन से? आपका हो गया गुजरात, आप नोट कर ले, है ना। गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पाँचवा हो गया केरल, छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया ओडिशा और 9वां हो गया वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य जो है आपका, जो आपका तट रेखा से सटे हुए हैं, यानी तटीय राज्य कितने हैं? 9। तो ये 9 राज्यों को आप याद रखें कौन कौन है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो ये 9 तटीय राज्य हैं और 2 हमारा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आप याद रखें। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है दोस्तों? तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, है ना, और दूसरा है आपका पुडुचेरी। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य हमारे तटीय राज्य हैं, इनको आप याद रखें। और देखिए इससे संबंधित और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तट वाले जो तटीय प्रदेश है वो कौन से हैं? तो समुद्र में जो 2 है तटीय
प्रदेश यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों क्या है? समुद्रीय द्वीप समूह है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब देखिए इंदिरा पॉइंट है, ये आपका लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बार बार आपको इससे पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और इसका जो कितना डिग्री अक्षांश है, तो ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश ये है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें। और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ठीक है, मुख्य भारत का अगर पूछा जाए तो हो जाएगा कन्याकुमारी, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इंदिरा पॉइंट है कहाँ, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत बड़ा निकोबार में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह में ये पड़ता है। निकोबार देखिए एक जिला है और जिला में एक बड़ा निकोबार एक छोटा सा गांव है, वहीं पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और यह भारत का क्या है? सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। तो इतनी बातें आप इससे याद रखें। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? अब देखिए नेपाल से संबंधित पूछा जाता है कितने राज्य से सीमा बनाती है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन है तो आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हो जाएगा यूपी और उसके बाद हो जाएगा बिहार, है ना, उसके बाद बिहार और फिर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल और लास्ट में आपका हो जाएगा सिक्किम। तो इतने राज्य आपको नेपाल के साथ सीमा बनाती है। कितने राज्य? 5 राज्य। ये पांचों राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए, बार बार आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है ये पांचों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 नंबर। 27 प्रश्न है कि भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो भूटान जो बनाती है आपके 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। भूटान कहाँ स्थित है? आपको बताए थे हिमालय में एक छोटा सा एशिया का एक देश है ना, जो हिमालय पे स्थित है। और भूटान जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, भारतीय राज्यों के साथ। वो कौन कौन राज्य हैं? तो सबसे पहले आपका है सिक्किम। सबसे पहले कौन है दोस्तों? सिक्किम। दूसरा नंबर पे आपका कौन हो जाएगा? दूसरा नंबर पे हो जाएगा वेस्ट बंगाल और तीसरा नंबर पे हो जाएगा असम, है ना, थर्ड नंबर पे असम और 4 नंबर पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 4 नंबर पे क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों राज्य आप याद रखें जो भूटान के साथ सीमा बना रही है। मैंने लगभग सभी देशों के साथ आपको बता दिया हूँ, ये सभी आप नोट कर ले और इसको याद कर ले। अपने मैप में जरूर देखें कि ये देश कहाँ है, कौन कौन राज्यों के साथ सटा हुआ है, तभी आपको याद हो पाएगा। एक बार आप याद कीजिएगा फिर भूल जाइएगा, लेकिन एक बार मैप देख लीजिएगा तब कभी नहीं भूलिएगा। इसीलिए मैप जरूर देखें अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ये 4 राज्य के साथ सीमा बना रहा है हमारा भूटान देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आज का 28 नंबर कि म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? अब देखिए म्यांमार आया, तो म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है म्यांमार। वो 4 राज्य कौन कौन है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको मिलेगा नागालैंड, है ना, अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड और उसके नीचे है मणिपुर, है ना, उसके नीचे कौन सा है? मणिपुर और उसके नीचे मिलेगा आपको मिजोरम। तो ये चारों राज्यों के साथ सीमा बनाती है कौन सा देश? तो म्यांमार। ये चारों राज्य आप याद रखें, मैप में जरूर देखें दोस्तों। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपने पास एक मैप जरूर रखें, एक एटलस जरूर रखें, अगर ग्लोब है तो ग्लोब भी जरूर रखें। तो इतने 3 चीज़ें अगर रखिएगा तो ज्योग्राफी आपको कभी भूलिएगा नहीं, और मैप के द्वारा अगर आप पढ़िएगा तो कभी नहीं आप भूल पाइएगा ज्योग्राफी को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, आज का 29 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो मैंने अभी बताया कि सबसे अधिक जो लंबी सीमा रेखा है वो है बांग्लादेश के साथ, और कितना है? तो 4096 किलोमीटर। ये तो है सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा। और सबसे कम जो लंबी सीमा रेखा है वो किसके साथ है? तो अफ़गानिस्तान के साथ है ना। ये भी मैंने बताया था, अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम लंबी सीमा रेखा ये कितनी है? तो मात्र 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ कितना है? तो 4096 किलोमीटर। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करे, थोड़ा सा हमें भी आगे बढ़ने का मौका दे, है ना। और आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है दोस्तों, इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग आराम से पढ़ते रहें और कुछ मत कीजिए, बस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे कम लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो मैंने अभी आपको बताया
अफ़गानिस्तान कितना है, तो 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा चैनल ज्योग्राफी बाय मुकेश सर, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके। ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे आप मैसेज करें आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और देखिए टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आपको PDF, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ आपको PDF दे दिया जाएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, जहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो फेसबुक पेज लाइक करें और इस पर भी आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।